याद दिला देती हूँ एक बार। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इनसाइड अवर अर्थ, यानी कि मैंने आपको बताया था कि हमारे अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बना है, या उसमें ऐसी कौन कौन से स्पेसिफिक मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ उसी चैप्टर में हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ रॉक्स जो कि हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, राइट। सो अब जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे विच इज़ अवर चेंजिंग अर्थ, तो इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी अर्थ बेसिकली जो आज की डेट में हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जो लैंडफॉर्म्स देखते हैं, इनके फॉर्मेशन के पीछे जो ड्राइविंग फोर्सेस थे वो क्या थे, और ऐसा क्या होता है, या ऐसे कौन कौन से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमें अर्थ पे ये जो चेंजेस हैं ये देखने को मिलते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स की। सी, हमने लास्ट चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था दैट लिथोस्फेयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अवर क्रस्ट, जो कि सॉलिड होती है, जिस पर हम चलते हैं, जिस पे हमारे हर तरीके के काम पॉसिबल है, राइट। सो लिथोस्फेयर जो हमारा होता है वो एक्चुअली ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स होता है। मतलब ये कि जो लिथोस्फेयर की हमारी लेयर है वो एक्चुअल में बहुत सारी प्लेट्स का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ये जो प्लेट्स होती हैं ये बहुत ही स्लोली मूव करती हैं। अब इनकी मूवमेंट की जो स्पीड होती है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली फ्यू मिलीमीटर्स पर ईयर होती है। तो हमें इसके बारे में ऐसे फील नहीं होता है, बट एक्चुअली में दे मूव वेरी स्लोली, ओके। एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं। ये जो मैंने आपसे कहा मोल्टन मैग्मा की वजह से ये करती हैं, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिएगा कि यहाँ पर सपोज कीजिए हमारा लिथोस्फेयर है, ओके। अब यहाँ इसके नीचे तो हमें मालूम है यहाँ पे मोल्टन मैग्मा होता है। तो होता क्या है कि जो मोल्टन मैग्मा होता है ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन करता है, ओके। सो सर्कुलर मोशन जब मोल्टन मैग्मा करता है तो वो जो है वो हमारे लिथोस्फेयर पर फोर्स अप्लाई करता है। लाइक आप अभी समझिए यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा हो गया है, लेकिन मैं अगर आपको समझाऊं तो इन प्लेट्स के बीच में और मोल्टन मैग्मा से लगाए गए फोर्स के कारण ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये मोल्टन मैग्मा जो है ये सर्कुलर मैनर में मूव करता है, तो उसी के कारण हमारी जो प्लेट्स होती हैं वो भी सर्कुलर मैनर में मूव करती हैं। यानी कि अगर ये मेरा लिथोस्फेयर है और इसके नीचे यहाँ पर मोल्टन मैग्मा जो है वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो उस सर्कुलर मोशन की वजह से मेरा जो लिथोस्फेरिक प्लेट होगा वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगा इन दिस डायरेक्शन, ओके। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मान लीजिए अभी तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हमारी जो प्लेट है वो लेफ्ट डायरेक्शन के टुवर्ड्स जा रही है। अगर ये मूवमेंट क्लॉकवाइज होता लाइक दिस, कि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहे होते, तो हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो राइट डायरेक्शन में जाती, ओके। सो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मूवमेंट हमको देखने को मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अर्थ के इंटीरियर में सिचुएटेड मोल्टन मैग्मा के मूवमेंट की वजह से ही देखने को मिलता है, ओके। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस की। सो देखिए, मैंने आपसे कहा कि हमारी अर्थ में डिफरेंट काइंड्स के मूवमेंट्स होते हैं, है ना। और हम जानते हैं दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उसका रिएक्शन क्या होगा, उसको जानने के लिए हमने एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की यहाँ पे बात की है, ओके। सो देखिए, जो अर्थ के मूवमेंट्स होते हैं या अर्थ पर होने वाले जो भी आप कह सकते हैं एक्टिविटीज होती हैं वो फोर्सेस के बेसिस पे डिवाइड की जाती हैं। मतलब ये कि जो भी फोर्सेस अप्लाई होंगे उसी के बेसिस पे हम ये कहेंगे दैट इट इज एन एंडोजेनिक एक्टिविटी और इट इज एन एक्सोजेनिक फोर्स एक्टिविटी। सो होता क्या है that the forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces। मतलब ऐसे forces जो कि हमारे अर्थ के इंटीरियर से काम करते हैं वो कहलाते हैं endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called the exogenic forces, okay। सो इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देती हूँ, जैसे हम बात करें एंडोजेनिक फोर्सेस की, है ना। एंडोजेनिक फोर्सेस मैंने आपसे कहा इंटीरियर ऑफ द अर्थ में होते हैं। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में होने वाली एक्टिविटी के कारण कोई ना कोई रिएक्शन हमको देखने को मिला,
तो इसको ऐसे समझते हैं कि जब इंटीरियर ऑफ द एक्टिविटी थी, अब जैसे लिथोस्फेरिक प्लेट्स की हमने बात करी, ये क्यों मूव करती हैं? क्योंकि मोल्टन मैग्मा इनको मूव करने पर मजबूर करता है। सो मोल्टन मैग्मा इज इनसाइड द अर्थ, अर्थ की सरफेस पे तो वो है नहीं। सो हुआ क्या कि मोल्टन मैग्मा की वजह से हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ, और थोड़ा फर्दर मूवमेंट होगा या शेकिंग हो जाएगी तो अर्थक्वेक आ जाएगा। तो उसी को हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्थक्वेक क्या हो गया, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से जनरेट हो गया, राइट। यहाँ पे नीचे हमने पढ़ा भी है दैट एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस। क्योंकि ये अर्थक्वेक और वोल्केनोस जो हैं, ये ऐसे फिनोमेना हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अर्थ के इंटीरियर में ही होने वाली एक्टिविटीज के कारण पॉसिबल है। इस पर अर्थ की सरफेस का कोई भी रोल नहीं होता, राइट। So earthquakes and volcanoes are produced due to endogenic forces. Okay. अब एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। देखिए, अर्थ मूवमेंट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो होता क्या है कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें या तो ये सडन फोर्सेस अप्लाई करते हैं या डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस का मतलब होता है थोड़ा सा धीरे धीरे या ऑल ऑफ अ सडन आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलते, राइट। तो सडन फोर्सेस क्या हो सकते हैं? अर्थक्वेक हो सकता है, वोल्केनो हो सकते हैं, लैंडस्लाइड हो सकता है। ऑल ऑफ अ सडन होता है ना, क्योंकि सडन फोर्सेस कहा ये इसलिए गया क्योंकि ये जो रिएक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, लैंडस्लाइड है, ये अचानक से हो रहा है। ये कोई प्री प्लान्ड एक्टिविटी नहीं है, या इसमें बहुत समय नहीं लगता है। इट्स जस्ट लाइक कि कुछ मूवमेंट्स हुए, कुछ डिस्टर्बेंस हुआ और अर्थक्वेक आ गया, कुछ डिस्टर्बेंस हुए, वोल्केनो इरप्ट हो गया, कुछ डिस्टर्बेंस हुए, लैंडस्लाइड हो गया, राइट। सो ये सडन फोर्सेस की वजह से हो रहा है। जबकि डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में हम पढ़ते हैं बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स। सो माउंटेन्स ऐसा नहीं है कि आज वहाँ पे प्लेन लैंड है, कल वहाँ पे माउंटेन मिल जाएगा, एब्सोल्युटली नॉट। बिल्डिंग माउंटेन्स की जो प्रोसेस है वो अपने आप में थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स की हो जाती है। सो उसी के कारण उनको हम नाम दे देते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। यानी कि एंडोजेनिक फोर्सेस सिर्फ सडन फोर्सेस की वजह से कोई चेंज नहीं दिखाते, बल्कि डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की वजह से भी दिखाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारी अर्थ का जो इंटीरियर है वहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज होती रहती हैं जिसकी वजह से हमको सडन रिएक्शंस देखने को भी मिलते हैं और लॉन्ग टाइम के बाद भी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से एक बहुत ही फेमस होता है बिल्डिंग माउंटेन्स का। ठीक है, ये बात हो गई हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस की। अब बात करते हैं हम एक्सोजेनिक फोर्सेस पे। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं उनकी वजह से जनरली इरोशनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, इसके वर्ड से आप समझिए खुद ही कि यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया था एंडोजेनिक, दैट वाज समथिंग इन इनसाइड, इंटीरियर बोल सकते हैं, राइट। और यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है एक्सो, व्हिच इज इन एक्सटीरियर, यानी कि अर्थ के सरफेस पर। तो अब अर्थ की सरफेस पर कौन कौन सी चीजें होती हैं? अर्थ की सरफेस पर रिवर्स होती हैं, सी वेव्स होती हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, विंड होती है और भी बहुत सी चीजें। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि एक्सटीरियर यानी कि अर्थ की सरफेस पर प्रेजेंट इन एजेंट्स की वजह से जो भी चेंजेस अर्थ को देखने को मिले, अर्थ की सरफेस पर देखने को मिले, वो कहलाते हैं हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से होने वाले चेंजेस। और इसमें बनता क्या है, जैसे इरोजनल और डिपोजिशनल फॉर्म। तो इरोजन और डिपोजिशन की डेफिनेशन हमने बहुत अच्छे से समझी थी क्लास 6 की एनसीईआरटी में, जिससे हम ये जानते हैं that the wearing down of a surface is called erosion, whereas the filling of a surface with some sediments is called deposition। यानी कि जब किसी भी रीजन से कोई रिवर निकलती है, अगर वो अपने साथ साथ उस पर्टिकुलर रीजन के कुछ मिनरल्स को या कुछ सेडिमेंट्स को अपने साथ बहा कर ले गई तो उस सरफेस का इरोजन हो जाता है। और जब वो रिवर किसी दूसरे रीजन में पहुंचकर उन सेडिमेंट्स को, उन मिनरल्स को उस रीजन को सबमिट कर देती है, डिपॉजिट कर देती है, तो वहां पर डिपोजिशन हो जाता है। सो इरोजन और डिपोजिशन की वजह से ही हमारी अर्थ पर कई सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये तो बात हो गई थी, मैं एंडोजेनिक फोर्सेस की बात कर रहे थे। तो एंडोजेनिक फोर्सेस में मैंने आपको बताया अर्थक्वेक और वोल्केनोस का एग्जांपल होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इसकी वजह से जो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं। ओके,
सो सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्केनोज की। वोल्केनोज एक्चुअली में सिस्मिक एनर्जी की वजह से, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि जब भी अर्थ के सरफेस इंटीरियर से कोई एनर्जी रिलीज होती है, सो उसकी वजह से जो वोल्केनो होता है एक ऐसा वेंट होता है जिसके थ्रू मोल्टन मटेरियल इरप्ट होता है। ओके, मतलब कि एक ऐसा ओपनिंग या एक ऐसा आप कह सकते हैं पाइपलाइन उसको सब मिल जाती है जिसके थ्रू हमारे अर्थ के अंदर इंटीरियर में जो मोल्टन मटेरियल है, जो मोल्टन लावा है, वो अर्थ के क्रस्ट पर पहुंच पाता है। ओके, तो इसको ऐसे समझते हैं, देखिए यहाँ पे हम जानते हैं हमारी मेंटल लेयर है, ये हमारा क्रस्ट है। मेंटल में क्या होता है, मैग्मा चैम्बर होता है। मैग्मा यानी कि जो भी मोल्टन लावा यहाँ पर भरा हुआ है वो। तो होगा क्या कि जैसे जैसे टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस बढ़ती जाएंगी और फेवरेबल होती जाएंगी, वैसे वैसे दिस मैग्मा विल कम अपवर्ड्स एंड ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर एक वोल्केनो इरप्शन होता है। ठीक है, सो जिस पाइप के थ्रू ये इरप्शन हो रहा है उसको हमने नाम दिया है वेंट। यहाँ पर से जब लावा यहाँ पर जब एक्सटीरियर सरफेस पर हमारा जो ये मैग्मा है ये बाहर निकलता है तो इसको हम नाम दे देते हैं लावा। अदरवाइज अगर ये इनसाइड रहेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, मैग्मा ऑब्वियसली। सो उसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, गैसेस भी निकलती हैं, एशेस भी बाहर आती हैं। और ये जो लावा होता है जब ये हमारे अर्थ के क्रस्ट पे फैलता है तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट फॉर्म्स को ये बनाता है, जिसको हम हमारे आगे की एनसीईआरटीज में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो बेसिकली वोल्केनो क्या है, वोल्केनो एक ऐसा वेंट है अर्थ के क्रस्ट पे जिसकी ओपनिंग होती है, जिसके थ्रू अर्थ के इंटीरियर में सिचुएटेड जो मोल्टन मैग्मा है वो सडनली बाहर आता है। ओके, सो ये बात हो गई वोल्केनो की। अब बात करते हैं हम earthquakes की। Earthquakes are also the sudden forces movement. So होता क्या है that when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, ये जो मेरा लिथोस्फेयर है ये अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है। इसके नीचे जो है मोल्टन मैग्मा है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है ना। तो उस मोल्टन मैग्मा की मूवमेंट की वजह से इन प्लेट्स पर जो भी मूवमेंट होता है या डिस्टरबेंस होता है उसी की वजह से अर्थ को वाइब्रेशंस जैसा कुछ फील होता है। ओके, और ये जो वाइब्रेशंस हैं ये अर्थ के चारों तरफ ट्रैवल करने में सक्षम होते हैं, मतलब ये अर्थ के चारों तरफ पॉसिबल है कि ट्रैवल कर जाएंगे। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, इन्हीं वाइब्रेशंस को हमने नाम दिया है अर्थक्वेक का। ओके, यानी कि लिथोस्फेरिक प्लेट के मूवमेंट्स की वजह से सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट हो रही है। मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो भी रिएक्शन हो रहा है वो इंटीरियर ऑफ द सरफेस है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में है, लेकिन उसका रिएक्शन हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे, राइट। जिसकी वजह से जैसे कई डिस्ट्रक्शंस होते हैं, कई बार बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, कई बार बहुत से लॉसेस होते हैं अर्थक्वेक की वजह से। तो होता क्या है कि अर्थक्वेक जनरेट तो इंटीरियर से हुआ है लेकिन उसका रिएक्शन हमको सरफेस पे देखने को मिल रहा है। सो अर्थक्वेक जो है इसी तरीके से, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अर्थक्वेक इज ड्यू टू दी एंडोजेनिक फोर्सेस, राइट। अब देखिए, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। इसको मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ तो आपको और अच्छे से ये बात समझ में आएगी। जैसे ये हमारी अर्थ की सरफेस है और ये अर्थ का इंटीरियर है। ओके, अब एक ऐसा पॉइंट जहां पर के डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ और यहाँ से अर्थक्वेक का ओरिजिन हुआ इनसाइड द अर्थ, है ना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं फोकस, अर्थ के इंटीरियर पे। वेयर एज जो एपिसेंटर है, ओके, ये बात हो गई फोकस की। अब एपिसेंटर क्या होता है, the place on the surface above the focus is called the epicenter। यानी इस फोकस के जस्ट अबव जो अर्थ के सरफेस पर, यहाँ पे सरफेस पर जो पॉइंट होता है वो कहलाता है एपिसेंटर। या मैं कह सकती हूँ कि अर्थ के सरफेस का एक ऐसा पॉइंट जिस पर अर्थक्वेक सबसे पहले फील होता है वो कहलाता है एपिसेंटर, है ना। तो देखा जाए तो फोकस और एपिसेंटर्स आर जस्ट सेम, बट थोड़ा सा अंतर क्या है कि फोकस जो है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में है, एपिसेंटर अर्थ के सरफेस पर है। फोकस में अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है
और एपिसेंटर पे अर्थक्वेक ऐसा पॉइंट है एपिसेंटर जिस पर के अर्थक्वेक पहली बार अर्थ के सरफेस पर वाइब्रेशन फील करवाता है। ओके, अब होता क्या है, देखिए ये जो मोल्टन मैग्मा वगैरह चल रहे हैं इनकी वजह से जो मूवमेंट हो रही है और ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स की वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? इनको हम नाम देते हैं एक्चुअली में सिस्मिक एनर्जी का, ठीक है। और इसी एनर्जी की वजह से कई वेव्स भी जनरेट होती हैं। तो अर्थक्वेक्स की जो वेव्स होती हैं उनको हम कहते हैं सिस्मिक वेव्स। ओके, ये जो सिस्मिक वेव्स होती हैं ये सारे डायरेक्शंस में पॉसिबली ट्रैवल कर पाती हैं, यानी कि जो आपका अर्थ का इंटीरियर है उसमें भी होंगी, आपकी जो सरफेस है अर्थ की उस पे भी होंगी। तो कैसी होती है इसको समझते हैं। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स। First one is called the P waves or longitudinal. Second is called the S waves or transverse. Third is called the L waves or the surface waves. तो इसको आप याद रखें, सरफेस पर जो वेव्स देखने को मिलती हैं वो कहलाती हैं L, और P और S जो होती हैं ये जनरली आपकी इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ही रहती है। ओके, यानी कि P और S हो गई आपकी इंटीरियर वेव्स, और जो आपकी L वेव है वो कहलाई आपकी एक्सटीरियर वेव या सरफेस वेव। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, वो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि पी, एस और एल इन तीनों वेव्स में से सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स कौन सी होती हैं, राइट? किसी ने आपसे पूछा कि पी, एस और एल में से सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? इसका लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पी और एस वेव्स जो हैं वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ही ट्रैवल कर रही हैं, तो जो कुछ भी हो रहा होगा वो अर्थ के इंटीरियर में हो रहा होगा। इतना डायरेक्टली हमें उसके बारे में समझ में नहीं आता। लेकिन अगर मैं बात करूं सरफेस वेव्स की, तो सरफेस वेव्स में क्या होता है कि जब हमारे अर्थ के सरफेस पर ये वेव्स ट्रैवल कर रही हैं तो कहीं कहीं पूरी बिल्डिंग्स जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जा रही है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को हमको मिलता है। सो हम ये कह सकते हैं दैट एल वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन पी एंड एस वेव्स। ओके, सो इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अगर कोई हमसे पूछता है पी, एस और एल वेव्स में से सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सी वेव्स है, सो एल वेव्स आर द डिस्ट्रक्टिव वेव्स। ठीक है, ये बात हो गई अर्थक्वेक की। देखिए, अब अर्थक्वेक का जो मेजरमेंट होता है वो एक्चुअली में एक मशीन के थ्रू होता है जिसको हमने नाम दिया है सिस्मोग्राफ। ओके, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल। जो भी हमारा अर्थक्वेक आता है, जैसे कि आपने भी सुना होगा, हम कहते हैं 2.0 रिएक्टर स्केल पर इंटेंसिटी उसकी इतनी थी। सो इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक व्हिच इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल। An earthquake of 2.0 or less can be felt only a little, but an earthquake over 5.0 can cause damage from things falling. A 6.0 or a higher magnitude is considered very strong, and 7.0 is classified as a major earthquake. तो इतना डेप्थ में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखें कि अगर 2.0 से कम का आपको अर्थक्वेक फील होता है, तो 2.0 से कम के मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आता है तो उसको इतना ज्यादा फील कोई नहीं कर सकता, मतलब इतना ज्यादा फील उसका नहीं होता है। लेकिन जब रिएक्टर स्केल पर उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 5.0 से ऊपर हो जाए, ओके, 5.0 से ऊपर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वहां पर फिर डैमेज कॉज होना स्टार्ट होता है। जैसे बिल्डिंग्स गिर रही हैं, चीजें गिर रही हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो वहां पर क्या होता है, 5.0 से डैमेज होना स्टार्ट होता है, और 7.0 के बाद या 7.0 से लेकर के उसके बाद तक की जो स्केल है वो मेजर अर्थक्वेक की कंसिडरेशन में आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस और डिस्ट्रक्टेबल काउंट किया जाता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द अर्थक्वेक। अब हम बात करते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स की। देखिए, मैंने आपसे कहा था एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस दोनों की वजह से चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अभी जो हमने वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स पढ़े उसमें हमें ये समझ में आया कि एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से हमारे अर्थ पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं लैंडफॉर्म्स की। तो लैंडफॉर्म्स जो बन रहे हैं बेसिकली वो इंटीरियर एंडोजेनिक फोर्सेस से तो बनते ही हैं, लेकिन कई ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं जो एक्सोजेनिक फोर्सेस से हमको देखने को मिलते हैं। ओके, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। The landscape is being continuously worn away by two processes, that is weathering and erosion. Okay, यहाँ पे दो वर्ड्स लिए हुए हैं, erosion and weathering.
इरोजन आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज द वेयरिंग डाउन ऑफ अ सरफेस। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब कि हमारी अर्थ के सरफेस पर सिचुएटेड रॉक्स की जब ब्रेकिंग होती है इस तब हम कहते हैं कि उन पर वेदरिंग काम करे, ड्यू टू वाटर, ड्यू टू एयर या ड्यू टू ग्लेशियर्स, जो भी रीजंस हैं उसकी वजह से अगर रॉक ब्रेक हो रहा है तो वहां पर वेदरिंग काम करती है। ओके, then erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice, ये हम पढ़ चुके हैं। The eroded material is carried away or transported by the water, wind etc. and eventually deposit, यानी कि जो भी एजेंट है जो उसको किसी भी लैंड को इरोड करता है वही दूसरे लैंड के लिए एक डिपोजिशन करने का एजेंट, डिपोजिशन एजेंट बन जाता है, राइट। यानी कि जो रिवर है, अगर मैं रिवर की बात करती हूँ या वाटर की डायरेक्ट बात करूं तो किसी एक रीजन के लिए वाटर एक इरोडिंग एजेंट है और वहीं किसी दूसरे रीजन के लिए वो डिपॉजिटिंग एजेंट बन जाता है ना। मतलब कि एक रीजन से उसने सेडिमेंट्स को इरोड किया और दूसरे रीजन पे उसने ले जाकर के उनको डिपॉजिट कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क ऑफ अ रिवर की। सी द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप, मतलब ये है कि जब भी रिवर का जो रनिंग वाटर होता है वो क्या करता है, किसी भी लैंडस्केप को इरोड करने का काम करता है। ओके, एंड व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। अब जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम है वाटरफॉल का। इसमें मैं आपको बता देती हूँ जो अपर साइड रॉक्स होते हैं ना इनको हम कहते हैं हार्ड रॉक्स, ओके, और जो लोअर रॉक्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके सॉफ्ट रॉक्स। अब हार्ड रॉक्स और सॉफ्ट रॉक्स में क्या डिफरेंस आता है वो देखिए। यहाँ पे क्या है, जैसे आप अपर साइड के रॉक्स देख रहे हैं जिनको मैंने हार्ड रॉक्स कहा है, उस पे वाटर के फोर्स का उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मतलब कि जो हार्ड रॉक्स हैं वो उतना जल्दी टूटते नहीं हैं, या आप कह सकते हैं उनके ऊपर वेदरिंग उतना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाती, राइट। वेयर एज जो सॉफ्ट रॉक्स हैं, अब यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सॉफ्ट रॉक्स है, तो देखिए जब यहाँ पर पानी इतने प्रेशर से अप्लाई होता है तो इन रॉक्स पर जो है वेदरिंग प्रोसेस काम करना शुरू कर देती है। यानी कि यहाँ पर जो रॉक्स होते हैं वो टूटना शुरू कर देते हैं, पानी उन्हें काट कर अपने साथ बहा कर ले जाता है, यानी वो सेडिमेंट्स में टूट गए एंड देन सेडिमेंट्स जो है वो पानी के साथ उसी रनिंग वाटर के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, सो दिस इज हाउ द वर्क ऑफ अ रिवर्स इज डन, है ना। फिर प्लेन रीजन में अब रिवर कैसे काम करेगी, देखिए यहाँ पे हमने ये समझा कि अगर कोई हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ पानी बहकर आया तो उसने किस तरीके से हार्ड रॉक्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया और सॉफ्ट रॉक्स को था वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू अपने साथ बहाकर सेडिमेंट्स बनाकर ले गया। लेकिन अब जब वो प्लेन रीजन में पहुंचेगी तो क्या करेगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखा देती हूँ, ये देखिए। प्लेन रीजन में कोई भी जो रिवर है, ये जो ब्लू से कलर डिनोटेड है इट्स फॉर वाटर, इट्स फॉर द रिवर, तो इसको ध्यान रखेंगे। प्लेन रीजन में जो कोई रिवर होती है वो इस तरीके से ट्विस्ट और टर्न होकर के फ्लो करती है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी कोई रिवर किसी प्लेन रीजन में एंटर करती है ट्विस्ट और टर्न के साथ लार्ज बेंड्स बनाते हुए आगे बढ़ती है। तो ये जो ट्विस्ट और टर्न्स इसने लिए हैं, जो बेंड्स इसने फॉर्म किए हैं, इनको हम नाम देते हैं मिएंडर्स का, इनको हम कहते हैं मिएंडर्स, ओके। और ड्यू टू द कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन मिएंडर एंड्स कम क्लोजर एंड क्लोजर। अब होता क्या है कि यहाँ पर हम जानते हैं कि जो रिवर है वो अपने साथ कंटिन्यूअसली किसी ना किसी रीजन का इरोजन करती है, किसी ना किसी रीजन को डिपॉजिट करती है। तो होता क्या है कि पहले जब ये मिएंडर्स बन रहे होंगे, है ना, तो इनकी जो लेंथ है या इनकी जो डिस्टेंस है ये धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाला जो बेंड है ना, ये काफी बड़े साइज का है, दिस वाज लार्ज बेंड, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़े हैं बेंड के साइज यहाँ पर आपको कम होते हुए दिख रहे हैं। और एक्चुअली में हुआ क्या था कि सबसे पहले तो यहाँ पर ये बेंड था, दिस इट वाज लाइक दिस, ये आगे बढ़ा, यहाँ से ये गया, फिर दिस वाज आल्सो इन द बेंड। ये जो आपको यहाँ पर एक अलग से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको ऑक्सबो लेक से डिनोट किया गया है, वो भी पहले मिएंडर का ही हिस्सा था, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे बीच बीच में इरोजन हुए होंगे या डिपोजिशन हुआ होगा तो उसकी वजह से यहाँ से पानी जो है वो पूरा अलग हो गया, है ना।
तो अब मैं आपको ये जो ऑक्सबो लेक हमने एक ये नया वर्ड देखा, इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। दैट होता क्या है कि जब मिएंडर्स लूप्स जो होते हैं वो रिवर से कट ऑफ होना शुरू करते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर एक लेक का फॉर्मेशन होता है। मतलब हुआ यही कि इरोजन और डिपोजिशन की वजह से ये जो मिएंडर लूप्स बन रहे थे ये कट ऑफ होना स्टार्ट हुए और यहाँ पर एक लेक का फॉर्मेशन हो गया। ओके, इसी को हम कहते हैं ऑक्सबो लेक और इसका दूसरा नाम होता है कट ऑफ लेक। ओके, सो ये हो गई ऑक्सबो लेक्स की बात। अब बात करते हैं फ्लड प्लेन्स की। सी, फ्लड प्लेन्स लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ नेबरिंग एरियाज। मतलब कि जो ये फ्लड प्लेन्स का रीजन होता है ये जनरली नेबरिंग एरियाज में फ्लडिंग करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। As it floods, it deposits the layer of soil and other materials called sediments along its bank. Bank मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, sediments जो है यहाँ पर किनारों पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स। मतलब आप ये जानते हैं जब हमने पढ़ा था 6th क्लास में हम पढ़े थे लैंड फॉर्म्स वगैरह, तो उस चैप्टर में भी हमने ये बात की थी कि जो भी रिवर एरिया होता है ना उसके सराउंडिंग का जो रीजन होता है वो बहुत फर्टाइल होता है ना, और वहां पर एग्रीकल्चर कल्टीवेशन बहुत अच्छे से पॉसिबल है। तो ऐसा क्यों है, उसका रीजन यही है कि पहले जो रिवर की वजह से वो जो लैंड है वहां पर फ्लड प्लेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जब फ्लड प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है तो जो लैंड होती है उसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक्चुअली में होता क्या है कि फ्लड प्लेन्स में जो रिवर नदी के जो किनारों पर सेडिमेंट्स होते हैं वो डिपॉजिट होना स्टार्ट होते हैं। तो जब वो डिपॉजिशन होता है तो अलग अलग मिनरल्स होते हैं, तो उनकी वजह से जो लैंड होती है वो काफी फर्टाइल हो जाती है और वहां पर जो है एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन जो है वो बहुत इजीली पॉसिबल होता है। देखिए अब इसको हमने लिखा भी, यही बातें हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं that as the river enters in the plain, it twists and turns, forming large bands known as meanders, or due to continuous erosion and depositions along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer. In due course of the time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called an oxbow lake। यानी कि यही बताया गया है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता, मतलब जैसे जैसे meander loops जो होते हैं एक दूसरे के क्लोज डिस्टेंस कम होती जाती है उनके बीच की, वैसे वैसे जो meander loops होते हैं वो कट ऑफ रिवर से कट ऑफ करना स्टार्ट करते हैं और एक कट ऑफ लेक या फिर एक ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके बाद यही जो हमने बात करी है दैट फर्टाइल फ्लड प्लेन का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। इसमें एक बात और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी दैट द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड द लीव्स। मतलब कि यहाँ पर जो हायर रेज्ड बैंक्स हैं, ऐसे किनारे जिनकी ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा होगी, उनको हम नाम देते हैं लीव्स का। ओके, और प्लेस वेयर द रिवर जॉइंस द वाटर बॉडीज इज कॉल्ड इट्स माउथ, एंड द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स अ डेल्टा। यानी कि जितने भी माउथ्स होंगे उनके वजह से जो सेडिमेंट्स का कलेक्शन होता है वो क्या करता है, वो डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द वर्क ऑफ रिवर जो कि हमने समझा। अब हम बात करते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स की। So the erosion and deposition of the sea waves gives rise to coastal landforms। यहाँ पे क्या होता है कि जो सी वेव्स होती हैं उनकी वजह से कोस्टल एरिया में लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, the sea waves continuously strike at the rocks, cracks develop, over time they become larger and wider, thus hollow like caves are formed on the rocks, these are called sea caves। देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या होता है। जब सी वेव्स है वो आकर के इन पत्थरों से टकराएंगी, इन रॉक से टकराएंगी, तो कहीं ना कहीं इन पर फोर्स अप्लाई होगा। फोर्स अप्लाई होने की वजह से क्रैक डेवलप होते हैं और क्रैक डेवलप होने के साथ साथ धीरे धीरे ये एक हॉलो में कन्वर्ट होता है जिससे कि एक सी केव, दैट इज आप कह सकते हैं केव मीन्स गुफा होता है। तो यहाँ पर समुद्र के अंदर, सी के अंदर आपको गुफा के जैसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम सी केव बोलते हैं। ठीक है, फिर होता क्या है कि जैसे जैसे ये पानी और आके अंदर अंदर टकराता जाएगा, क्रैक्स डेवलप करेगा और ज्यादा डेवलप करेगा, तो कहीं ना कहीं पानी अब ऐसा हो गया कि ये पत्थर पूरे तरीके से यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया और पानी इसके दोनों एंड्स पे आ जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आपको बना हुआ दिख रहा है इसको हम आर्क बोलते हैं। तो ये एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया जिसको हमने नाम दे दिया सी
आर्क्स का, ठीक है। यही मैंने आपको बताया दैट ओनली द रूफ ऑफ द केव्स आर रिमेन। मतलब होता क्या है कि सिर्फ केव की जो छत है वही बच गई और उसका जो लैंड है वो पूरा का पूरा एरोड हो गया। तो बचा यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ वो किसका हुआ है, सी आर्क्स का, ठीक है। एंड फर्दर द इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली द वॉल्स आर लेफ्ट। दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक। मतलब कि अब क्या हुआ कि और फर्दर इरोजन होते गए तो इरोजन के बाद यहाँ पर सिर्फ उसकी दीवार यानी कि जो वॉल थी वो बस बच गई है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है स्टैक। यानी कि सबसे पहले एक सी केव का फॉर्मेशन होगा, फिर उसकी वजह से और इरोजन के बाद सी आर्क्स बनेंगे, सी आर्क्स के बाद स्टैक्स बनेंगे। तो आप ये कह सकते हैं दैट स्टैक इज द फाइनल स्टेज ऑफ द सी केव, राइट, हम कह सकते हैं। और अगर स्टैक का हमसे कोई पूछे कि स्टैक बनने का फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, तो सबसे पहले सी केव बनेगा, फिर सी आर्क बनेंगे एंड देन स्टैक्स विल बी फॉर्म। फर्दर इसके बाद यहाँ पे क्या होता है दैट द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। इस तरीके से जो कोस्ट है जो कि ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर राइज कर जाता है उसको हम नाम देते हैं सी क्लिफ्स का, ठीक है। तो ये बात हो गई सी क्लिफ्स की। फिर अब हम देखते हैं कि आइस इस पर किस तरीके से वर्क करती है। देखिए ग्लेशियर्स के बारे में हम जानते हैं दैट ग्लेशियर्स आर द रिवर्स ऑफ आइस एंड दे टू इरोड्स द लैंडस्केप्स। ओके, होता क्या है कि हम सोचते हैं कि ग्लेशियर्स हैं किस तरीके से इरोजन करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ग्लेशियर्स की वजह से भी इरोजन्स होते हैं। ग्लेशियर्स क्या करते हैं एक्चुअली में, देखिए द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर्स सच एज रॉक्स, बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट डिपॉजिट एंड दीज डिपॉजिट्स फ्रॉम ग्लेशियर मोरेन्स। इनकी वजह से क्या होता है, ग्लेशियर मोरेन्स का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है वो समझते हैं। देखिए एक टाइम आता है जब ग्लेशियर्स जो होते हैं वो थोड़ा मेल्ट होते हैं, है ना। तो एक होता है आइस एज, एक होता है बॉम एज, जिसमें क्या होता है कि जब ग्लेशियर्स है यहाँ पर इनका मेल्टिंग स्टार्ट होता है तो वो अपने साथ, जब वो वाटर बॉडी में कन्वर्ट होता है, वो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेके आएंगे, कुछ सैंड लेके आएंगे, कुछ सल्ट लेके आएंगे। ओके, अब आकर के जिस जगह पर उनका अगेन कह सकते हैं फ्रीजिंग स्टार्ट होती है, वहां पर सारा का सारा सेडिमेंट आके डिपॉजिट हो गया। तो उसके वजह से फॉर्म होने वाला जो लैंडफॉर्म है वो कहलाता है ग्लेशियल मोरेन्स, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं लैंडफॉर्म्स बनाने का काम करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं वर्क ऑफ विंड की। विंड जो है वो हमारी अर्थ के सरफेस पर सबसे एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन है। इसको मतलब हम कह सकते हैं कि हवा अपने साथ हर तरीके से जितना भी ज्यादा आप पॉसिबल समझेंगे तो विंड जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है इरोजन और डिपोजिशन करवाने के मामले में। और इसी तरीके से डेजर्ट रीजन में भी अगर मैं आपसे बात करूं, अब डेजर्ट रीजन है तो वहां पर पानी उतना होगा नहीं, ग्लेशियर्स पॉसिबल ही नहीं है कि हो, तो वहां पर जो बचा कुछ एक हमारा एजेंट बचता है वो बचता है विंड एंड इट इज the most active agent of erosion and deposition in the deserts. So in deserts you can see rocks in the shape of a mushroom commonly called as mushroom rocks. इसकी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो रॉक्स हमें डेजर्ट एरियाज में मिलते हैं इनको हम नाम देते हैं मशरूम रॉक्स का। क्यों देते हैं, क्योंकि इनका शेप भी अगर आप देख रहे हैं सो इट्स लाइक अ मशरूम लाइक शेप है कि इनका जो अपर पोर्शन है वो काफी वाइड है और जो इनका लोअर डाउन पोर्शन है वो बहुत ज्यादा इरोड हो चुका है या वहां पर बहुत ही ज्यादा थिन है ना। तो होता क्या है कि डेजर्ट रीजन में हवा जो है वो क्या करती है, जब एक्चुअली में ये रहा होगा पूरा इतना बड़ा रॉक इस तरीके से, लेकिन हवा ने क्या किया, हवा अपने साथ साथ इस रॉक का जो लोअर पार्ट था इसको इरोड कराकर अपने साथ ले जाती गई। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, लोअर स्ट्राटा में इरोजन की जो इरोजन का जो फिनोमेना था वो यहाँ पर हुआ। और हुआ ये कि फिर इस रॉक का जो लोअर पार्ट था ये इस तरीके से रह गया एंड द अपर पार्ट वाज लाइक दिस। सो जो फॉर्मेशन हुआ वो कहलाया मशरूम रॉक्स। ओके, इसमें मतलब यही दैट winds erode the lower section of the rock more than the upper part, therefore such rocks have narrower base and a wider top, जैसा कि हमने इस पिक्चर में देखा। When the wind blows, it lifts and transports the sand from one place to another, and when it stops blowing, the sand falls and gets deposited low hill.
सो दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। और क्या बनता है, तो देखिए जब भी विंड अपने साथ चलती है तो वो अपने साथ सैंड को लेके, सैंड यानी रेत को लेकर के भी एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाती है। और जैसे ही वो बहना हवा का जो बहना है या ब्लोइंग है वो जब रुकती है तो सैंड जो है वो फॉल गिर जाती है और किसी लो हिल लाइक स्ट्रक्चर पर उसका डिपोजिशन होता है। सो उसके वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो कहलाते हैं सैंड ड्यून्स। ओके, when the grains of the sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance। यानी कि जब हमारे सैंड के जो ग्रेन्स हैं वो बहुत ही फाइन और बहुत ही लाइट होते हैं तो जो विंड है वो उसको बहुत दूर तक लेकर जा सकती है। सो होता क्या है, that when such sand is deposited in large area, it is called loess। एंड लोएस जो है वो हमें सबसे ज्यादा चाइना में देखने को मिलते हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएस इज फाउंड इन चाइना। मतलब हुआ क्या यहाँ पर कि जो सैंड और जो सैंड के जो ग्रेन्स थे वो जब बहुत ज्यादा फाइन थे, बहुत ज्यादा लाइट थे, तो विंड उन्हें अपने साथ बहुत दूर तक बहा कर ले गई और ऐसी सैंड जब किसी लार्ज एरिया में डिपॉजिट होती है तो लोएस का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो इस चैप्टर में हमने देखा कि हमारे अर्थ पर जो भी चेंजेस आते हैं वो जनरली दो फोर्सेस की वजह से आते हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्सेस को हमने फर्दर क्लासिफाई किया, एक्सोजेनिक फोर्सेस को हमने फर्दर क्लासिफाई किया। उनके जो अलग अलग एजेंट्स हैं उनकी वजह से बनने वाले लैंडफॉर्म्स को हमने